अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाज़िर हूँ आज तालान की एक नई किस्त के साथ, जिसमें मैं आज रिव्यू करूँगी कफ़ील की 17वीं और 18वीं किस्त। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है इन अक़सात में रिव्यू करने के लिए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि जिन लोगों ने हमारा पिछला रिव्यू देखा और जो फ़ीडबैक दी। प्लीज़ ज़रूर देखिए, ज़रूर सपोर्ट कीजिए और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो भी मेंशन कीजिए। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही और आप चाहते हैं कि उसको हम तब्दील करें, तो वो भी आप प्लीज़ ज़रूर मेंशन करें। इससे हमें भी ग्रो करने में हेल्प मिलेगी और इससे बेहतरी आएगी। बात करते हैं कफ़ील के रिव्यू की। कफ़ील की जो ये 2 अक़सात हमने देखी, इनमें कुछ ज़्यादा ख़ास बात करने के लिए अनफॉर्चुनेटली नहीं है और मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हुई क्योंकि ज़ाहिर है ये ड्रामा जिस शौक से हमने देखना शुरू किया और जितनी ये प्रॉमिसिंग स्टोरी लग रही थी, थोड़ा-सा यानी ये अपने ट्रैक से अब हटती हुई महसूस हो रही है। जो उसका एक फ़ोकल पॉइंट जो हमें ज़ेबा और जानी की जो कहानी है, उनके जो मसाइल थे, उससे वो हट के तो जो तवज्जो है वो हम नेबर्स की तरफ जाते हुए ज़्यादा देख रहे हैं और उससे मज़ाक एक तरह भी आ रहा है। मैं ड्रामा देखते हुए नीचे कमेंट्स भी देख रही थी और मुझे लगता है कि अक्सरियत जो है वो मेजॉरिटी इस चीज़ की कंप्लेन कर रहे हैं कि वो जामी और ज़ेबा के घर के मामलात को ही देखना चाहते हैं। वो वर्दा और सैफ की कहानी में इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं। लेकिन सैडली हमें ज़्यादा वही दिखाया जा रहा है जैसा कि मैंने पिछली किस्त में भी बात की थी कि हमें शायद एक फीमेल जामी वर्दा की शक्ल में दिया जा रहा है, तो फिर उसको बैलेंस आउट करने के लिए अब टाइम भी शायद उतना उसको दिया जा रहा है। कुछ चूँकि वो उन किरदारों की जो अदाकारी है, एक्टिंग है, वो भी कोई इतनी कन्विंसिंग हमें नज़र नहीं आती और दूसरा वो अभी तक उन किरदारों ने कुछ उस तरीके से हमारे दिलों में जगह नहीं बनाई, तो हम ज़्यादा उसको नहीं देखना चाहते और वो उतना हम उसको एन्जॉय नहीं कर रहे जितना हम दूसरे घर की स्टोरी को हम एन्जॉय कर रहे हैं। तो आते हैं कहानी की तरफ। जो 17वीं किस्त है वो खुलती है जब ज़ेबा स्कूल में अपनी जो उसकी दोस्त हैं उससे बात कर रही होती हैं और उससे बात करते हुए जब ऑब्वियसली जब लास्ट किस्त हम देखते हैं उसमें जामी ज़ेबा को कहता है कि तुम बीवी के तौर पे तुम फेलियर हो, तुम सब कुछ हो, अच्छी माँ हो, अच्छी बहन हो, अपने बाप की बेटी हो, एक उस्तानी हो, लेकिन तुम अच्छी बीवी नहीं हो। तो जब ये किस्त खुलती है जिसका आज हम रिव्यू कर रहे हैं, तो उसमें ज़ेबा अपनी दोस्त को बताती है कि जामी ने मुझे ये कहा है, तो उसको समझाती है उसकी दोस्त कि तुम अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हो। जिस पे वो कहती है कि अगर मैं अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स को देखूँगी, तो मेरी बेटियाँ घर बैठी रह जाएँगी। तो इससे हमें लगता है कि ज़ाहिर है हम शुरू से ये देख रहे हैं कि ज़ेबा की ज़िंदगी के मसाइल मेनली इस वज़ह से हैं कि वो मुआशरा क्या कहेगा और लोग क्या कहेंगे के चक्कर में यानी उसने अपनी ज़िंदगी का ये मेस उसको समेटने की कोशिश नहीं की और वो उसके साथ यानी गुज़ारा करने की कोशिश करी है कि अब बच्चियाँ हैं, बच्चियों के रिश्ते होने हैं। जैसे अब हम देख रहे हैं कि जवेरिया के रिश्ते की बात चल रही है और उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं, तो फिर वो ज़्यादा इस चीज़ पे उसकी तवज्जो है कि एक दफ़ा बच्चियों की शादी हो जाए तो शायद वो अपने लिए वो फ़ैसला ले लेगी। उसके बाद यानी हम देखते हैं कुछ और स्कूल के सीन होते हैं जिसमें बच्चियाँ यानी बात कर रही होती हैं। दनीन और जो उनकी दूसरे नंबर वाली बेटी है वो आपस में बात कर रहे होते हैं। अच्छा अगेन मैं दोबारा बात करूँगी इस चीज़ पे और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो ये खामी और खुश और खबर और खैर प्लीज़ इससे निकल आए, ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है। और हम आगे-पीछे तो देखते हैं लेकिन जैसे उमैरा अहमद की राइटिंग और मुहसिन नकवी की डायरेक्शन के अंदर हम इस तरह की गलतियों की हम जो है वो हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं, तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा यानी ये देखने वाले का मज़ा और एक्सपीरियंस ख़राब होता है। तो फिर हमें ले जाया जाता है वर्दा और सैफ की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि वर्दा के वालिद साहब सऊदी अरब चले गए हैं और अब जो सैफ है वो उसको घर ले आया, जो कि बड़ी बेदिली से घर आई है और घर आती है और वो एक भी सास ने खाना बनाया है और कोई हेल्प नहीं करवा रही और फिर वो खाना निकाल रहे हैं और खाना मेहनत से बना है, वो तारीफ़ नहीं हो रही और फिर वो खाना खाते भी और बाद में भी नेक्स्ट डे भी हम देखते हैं कि वो सास बातें कर रही है और वो सिर्फ़ अपने फ़ोन में बिज़ी है, जो कि डिसरिस्पेक्ट भी है। आप किसी बड़े के सामने वैसे भी आप बैठे हैं, सास ना भी हो, कोई भी बड़ा या आप किसी महफ़िल में बैठे हैं जब से बात कर रहे हैं, तो अगर आप अपने फ़ोन में बिज़ी हैं तो दैट्स अ क्लियर मैसेज कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और बहुत डिसरिस्पेक्ट लगता है।
تو ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹنٹلی اس کا رویہ اپنی ساس کی طرف جو ہے وہ انسلٹنگ ہے، مس بیہیونگ ہے، ڈسرسپیکٹفل ہے، جو کہ ظاہر ہے مطلب میرا خیال مقصد ہی دکھانے کا یہ ہے کہ ہمیں، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی، کہ شاید ہمیں ایک فیمیل جامی کی شکل میں ہمیں وہ ایک چیز دکھائی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر ہم ایک ماسی کا کردار بھی دیکھتے ہیں جو لگائی بچھائی کریں، بڑا ایک ٹپیکل سا وہ کردار ہے۔ واپس زیبا اور جامی کے گھر میں جو ہے وہ اب جویریہ کے رشتے کی تیاری ہو رہی ہے، کھانے تو کیا ہی سنیکس بن رہے ہیں، اور جامی خضاب لگا رہا ہے، اور جب زیبا اس کو کہتی ہے کہ آپ پہلے تیار ہو جاتے، وہ آنے والی ہے، تو آگے سے تنک کے کہتا ہے کہ بھائی کون سا کسی گورنر کے گھر سے رشتہ آنے والا ہے، اور جویریہ تیار ہوتے ہوئے باپ کی فکر میں ہے کہ وہ تیار ہوئے ہیں یا نہیں، یا مطلب ان کا موڈ کیسا ہے۔ اور دنین جو ہے وہ ساز و سامان کے ساتھ آ جاتی ہیں، شی از ٹرولی ہیپی، اور کیوٹ لگی دنین کا جو کردار ہے، وہ تھوڑا تھوڑا بارڈر لائن انوائنگ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ یعنی کیوٹ لگا جس طریقے سے اس کو فکر دکھائی گئی جویریہ کی، اس کو تیار کرتی ہے اور ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے پھول بھی لے آتی ہے اور بھی چیزیں لے کے آتی ہیں۔ تو جو 17ویں قسط وہ تو مینلی اسی چیز پہ کہ وہ رشتے والے آ جاتے ہیں، اور جس طریقے سے سیڑھیاں چڑھتے ہیں، اور وہ کمپلین کر رہے ہیں کہ بھائی مطلب یہ تو ہمت آپ لوگوں کی، آپ روز کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں، اور وہ دکھایا گیا کہ وہ بڑی گاڑی میں آئے ہیں اور امیر لوگ ہیں، اور ان کو آگے ان کی باڈی لینگویج سے ہمیں لگتا ہے کہ ان کو کچھ خاص یہ چیز پسند نہیں آئی۔ اس پہ 17ویں قسط ختم ہوتی ہے، پھر 18ویں قسط جو شروع ہوتی ہے وہ اسی پہ یہ نہیں ظاہر ہے، وہ جویریہ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھی مطلب وہ آ تو گئے ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے، اور ملنے کے لیے، رشتہ تو کیا ہی ملنے کے لیے آ گئے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ اس طریقے کا جوش و خروش نہیں دکھایا یا کوئی انٹرسٹ نہیں دکھایا، تو وہ فکر مند ہے۔ روحان کچن میں آتا ہے، وہ گپ شپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسری جو لڑکیاں ہیں وہ اس کے ساتھ بات کر رہی ہیں، لیکن جویریہ اپنی سوچوں میں گم، اور ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں بات نہیں بنے گی، اور اس کی ماں بھی یہی کہتی ہے زیبا سے بات کرتے ہوئے کہ ہم بس ملنے کے لیے آئے ہیں، آپ اس کو گیٹ ٹوگیدر سے زیادہ کچھ مت سمجھیے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک چیز اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ بھائی چیزیں ہمیں انوائنگ لگ رہی ہیں، اس میں ایک جب بچے آپس میں بات کر رہے ہیں، بچوں کا ٹریک آتا ہے، تو جو پیچھے ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا میوزک ہے جو کہ انوائنگ لگتا ہے، تو وہ بھی یعنی کچھ خاص نہیں بھاتا کہ بھائی آپ اس کا کیا مقصد ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی جو ظاہر ہے وہ رشتہ دے کے چلے گئے ہوتے ہیں، اور اب انتظار ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کیا فیڈ بیک دینا ہے۔ تو روحان اس کو ملتا ہے جویریہ کو، اور وہ رشتے سے انکار کر دیتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی جب جامنی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو وہ بہت جو ہے وہ بڑکے مارتا ہے کہ بھائی میں تو امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتا ہوں، اور میری زمینیں بھی ہیں، اور آفس کا جب پوچھتے ہیں تو ایسے لگتا، وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کاشف محمود کا کردار، جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ جس طریقے سے انہوں نے انٹروگیشن کی تھی جامی کے ساتھ، وہ اسی طرح کی اسی طرز کی انٹروگیشن جو ہے وہ روحان کے والد صاحب کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ جامی جھوٹ بولتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زیبا ہاں میں ہاں تو ملا رہی ہے کہ اب کیا کہے، کیونکہ وہ بات کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، لیکن وہ انکمفرٹیبل ہو رہی ہے۔ تو ہم اس قسط میں دیکھتے ہیں کہ روحان جو ہے وہ جویریہ کو یہ کہہ کے انکار کر دیتا ہے کہ بھی جو اس کے والد صاحب انہوں نے جامی کے بارے میں پتہ کروایا ہے، ان کے کاروبار کے بارے میں یہ نہیں ظاہر ہے، تو وہ ایسی مطلب نہیں، وہ کاروبار تو نہیں، اور ان کی کوئی ریپوٹیشن بھی اچھی نہیں ہے، تو وہ نہیں مانی۔ I'm sorry جویریہ، میرے پیرنٹس نہیں مان رہے۔ اور جویریہ بہت اپسیٹ گھر آ جاتی ہے، اور گھر آ کے جب وہ بتاتی ہے، اور وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جامی آ جاتا ہے، کس چیز کا سوگ منایا جا رہا ہے، اس لیسٹ انٹرسٹڈ کہ بھائی گھر میں کوئی پریشانی ہے، گھر میں کوئی ٹینشن ہے، یعنی کچھ میں کوئی تھوڑا ہمدردی دکھا لوں۔ اور جب اس کو بتاتے ہیں کہ بھی انہوں نے انکار کر دیا ہے، تو وہ پھر وہیں پہ تانا زنی شروع کرتے ہیں کہ بھی آپ نے سے اونچے ہاتھ مارو گے تو ایسا ہی ہوگا، اور مجھے پہلے ہی پتا تھا، اور یہاں پہ رشتہ نہیں ہونا تھا، اپنے جیسے لوگوں میں رشتہ دیکھو، اور سارا، اور وہاں پہ پھر زیبا اٹھ کے یعنی، اور ظاہر ہے وہاں پہ ہم آئی ڈونٹ نو، وہاں پہ صنم سعید کا جو گلا خراب ہے، تو وہ اس وجہ سے آواز یعنی وہ ہے، کیونکہ وہ ان کی آواز گھٹی گھٹی سی آواز نکلتی ہے، جو کہ ظاہر سچویشن پہ بھی سوٹ ہی کر رہی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اٹھ کے جو ہے وہ
जामी को कहती हैं कि रिश्ते का जो है वो जवाब तुम्हारी वजह से आया है कि भाई लड़की का बाप कुछ नहीं करता। करोड़पति लोग उन्होंने हमारे मिडिल क्लास पे रिश्ता से इनकार नहीं किया, उन्होंने आपके निकम्मेपन से, आपके झूठ बोलने की वजह से रिश्ते से इनकार किया है। और वो उस चीज़ से भी खफा होता है कि भाई मतलब मुझे यही ताने सुनने को मिलते हैं, और बंदा चला जाता है। लेकिन घर में सबूत भी आ जाता है और वो आके पूछता है, और हम देखते हैं कि बच्चियाँ भी अपसेट हैं, माँ भी अपसेट है, सबूत भी अपसेट है। फिर उसके बाद का जो हम सीन देखते हैं उसमें फिर जब ज़ेबा रात को कमरे के सामने से गुजरती है और जब वेरी अपसेट होती है उसको बाहर बुलाती है और उसको थोड़ा कंसोल करने की कोशिश करती है, तो कहती है कि भाई मतलब और भी अच्छे रिश्ते हैं कि तुम रोना मत और अपसेट मत होना, और उसे कहती है कि आपकी बातें मुझे हील नहीं करेंगी। और वहाँ पे जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट दोनों माँ बेटे में डिस्कशन होती है जिसमें जवेरिया ये कहती है कि जब वो बात हो रही है कि भी मसला ये नहीं है कि मुझे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, ये मसला ये है कि मुझे इस रिजेक्शन को अपने अब्बा की वजह से फेस करना पड़ा, यानी मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी वजह से मुझे रिजेक्ट नहीं किया गया। मेरे बाप की जो है झूठ और मेरे बाप का काम ना करना और मेरे बाप का जो एक किरदार है उसकी वजह से मुझे रिजेक्शन फेस करना पड़ रही है। और दूसरा वो कहती है कि और दूसरा मसला ये है कि सब कुछ के बावजूद जो कुछ हमारे घर में ये हो रहा है और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप अब्बा के साथ रह रही हैं, तो ये मसाइल हैं, ये मसले हैं, और इस पे मेरा ड्रामा खत्म हो जाता है। मसला उस रिजेक्शन का जो अब्बा की वजह से मुझे फेस करना पड़ा। झूठ वो बोलते हैं, काम वो नहीं करते, सबकी जिंदगियां वो बर्बाद करते हैं, और आप फिर भी उनके साथ हैं। ये है मसला। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अब हम देख रहे हैं कि ज़ेबा यानी जिन बच्चों की खातिर उसने अपनी ज़िंदगी के लिए कंप्रोमाइज़ किया और एक उम्र ज़ाहिर गुजार दी, बच्चे जवान हो गए हैं, तो अब बच्चे उसकी चॉइसेस को क्वेश्चन कर रहे हैं, एंड राइटली सो। ज़ाहिर है बच्चे सोचते हैं, और कोई भी सोचे कि भाई आपको वो सज़ा मिले जो आपका गुनाह नहीं है, जिसमें आपका कसूर नहीं है, तो आप ये क्वेश्चन करेंगे, और बच्चे वो क्वेश्चन कर रहे हैं, और हम प्रोमो भी देखते हैं कि सबूत भी ये क्वेश्चन करेगा। तब देखना ये है कि ज़ेबा जो है वो इसके बाद क्या, यानी ज़रा अब तक तो ज़ेबा ने इस चीज़ के लिए सब्र किया रखा कि भाई बच्चियों की अच्छी जगह शादी हो जाए, बाप का होना ज़रूरी है, लेकिन अब चूँकि उसको एक रियलिटी चेक मिल गया है कि जिस तरह का बाप है उस तरह के बाप के होने के बावजूद भी मसाइल हैं, तो अब हम देखेंगे कि ज़ेबा आगे जो है वो क्या फ़ैसला लेती है, या लेती भी है या नहीं, तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। दूसरी तरफ जो वरदा और सैफ का जो एक हम ट्रैक हम देख रहे हैं कि भाई उसकी माँ का भी इंटरफेरेंस है, वो फ़ोन करके बुला रही है, अभी खाने बन रहे हैं, आप आ जाओ। हनीमून से आए हैं, तो फिर आते साथ ही यानी उसका फ़ोन आ रहा है, जैसे सैफ की बहन भी अपने मसले मसाइल लेके, और हमें पता चलता है कि वो बेवा है, वो भी अपने मसाइल लेके आ गई हैं। तो अभी मर्दा इस चीज़ से खुश नहीं है, और वो जो उसका हमें बिहेवियर दिखाया गया है वो, जैसे मैंने पहले भी बात की कि अनोइंग लग रहा है। और दूसरी यानी ठीक है, अगर आप राइटर का यही मकसद है कि हमें एक फीमेल जामी दिखाया जा रहा है कि भी जिससे अगर मर्द हजरात हैं उनमें अगर खामियां होती हैं, तो खवातीन भी होती हैं जो अपनी जिम्मेदारियां निभाती नहीं है, या जिनकी वजह से घर खराब होते हैं, घर के माहौल खराब होते हैं। उस चीज़ से इनकार नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमें यानी जिन चीज़ों के ज़रिए, ये जिन मैसेजेस के ज़रिए हमें ये दिखाया जा रहा है, वो कुछ ख़ास यानी फिट नहीं बैठ रहे, और उनसे मैं एग्री नहीं करती। पहली बात तो ये कि ये कोई जैसे हमें एक शुरू में हमें ये बताया गया कि भाई सैफ का यहाँ पे शादी करने का दिल था और उसकी पसंद की शादी थी, लेकिन साथ में हमने ये भी देखा कि भाई ज़ेबा ने ये रिश्ता करवाया, तो फिर ये पसंद की शादी तो नहीं थी, तो अरेंज्ड मैरिज थी। तो जब अरेंज्ड मैरिज थी और आपको यानी एक क्लास डिफरेंसेस का भी पता था, और आपको यानी ज़ाहिर रिश्ते से पहले ही जब हम देखते हैं कि वो खुद शुरू के एक साथ में जब यानी रिश्ता हो रहा होता है सैफ का, और हम देखते हैं कि उसके वालिद साहब भी कहते हैं कि भाई हम तो अपनी बेटी को गाड़ी भी देंगे और ये भी, तो उसको अंदाज़ा होता है कि भाई हमारे डिफरेंसेस हैं। तो आप यानी बजाय इसके कि आप गो अहेड करें और अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाएं एक ऐसे रिश्ते के साथ कि जो जिसके साथ आपकी कंपेटिबिलिटी नहीं है, आप क्यों नहीं किसी ऐसी जगह पे अपना ताल्लुक बनाते कि जो आपके ख़ानदान के साथ, अगर आपको ज़रा सा आपको ऐसी लड़की चाहिए जो उसकी माँ का हाथ बटाए, खाने बनाए, सफाइयाँ करे, उसकी माँ के साथ दोस्ती बना के रखे। अब वरदा तो क्लियरली हमें वैसी नहीं लग रही। तो फिर नहीं ये छोटी-छोटी चीज़ें ऐसे कि भी अगर उसने चूड़ी काँटा माँग लिया, तो हमें नहीं बड़ा एम्फसाइज़ हमें ऑन द फेस, जो कि थोड़ा वरदा की तरफ से भी, अब रोटी सालन रखा हुआ है, अब वो तुम छुरी काँटे से क्या ही खाओगे, लेकिन चले वो हम तो थोड़ी देर के लिए भूल भी जाते हैं। तो अगर उसने माँग ही लिया, तो ये कोई इतना बड़ा
इशू नहीं है कि हम इसको इतना बड़ा इशू बना के सामने लाएं कि भाई बहू अगर छुरी कांटे के साथ खाना खाती है तो वो अच्छी नहीं होगी। लेकिन ये कंपैरिजंस भी हैं कि भाई वो बार बार घर क्यों जा रही है और माँ का इंटरफेरेंस है, वो चीज़ मतलब समझ आता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये आर्ग्यूमेंट भी देखें कि हमारी बहन भी तो मतलब उसकी शादी को इतना अर्सा हो गया, चलो ठीक है वो बेवा है, लेकिन वो अपने प्रॉब्लम्स लेके माँ और भाई के पास ही आ रही है। तो इसकी नई नई शादी हुई है, नई नई शादी में हम लोग देखते हैं कि भी आपका एडजस्टमेंट जो है वो पीरियड मुश्किल होता है, आपका दिल करता है कि आप यानी जाएं अपने मायके में रहें या कुछ करें। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिसको इशू बना के दिखाया जा रहा है। तो लेकिन वो कुछ खास उस ट्रैक ने कुछ खास मज़ा नहीं दिया अभी तक। आई डोंट नो आगे जाके वो किस तरीके से खुलता है और कैसा लगता है, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि इन 2 अक़सात में कुछ खास ज़्यादा बात करने के लिए नहीं था। तो अब अगली अक़सात का इंतज़ार है वो, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट होंगी। ये एक जो है वो रियलिटी चेक था जवेरिया का रिश्ता ज़ेबा के लिए। तो अब उसके बावजूद अगर ज़ेबा यहाँ पे साथ रहने का फ़ैसला करती है तो वो मतलब कैसा आगे अनफ़ोल्ड होंगी चीज़ें, या अगर वो अलग होने का फ़ैसला करती है और उसमें फिर हम देखते हैं कि भाई और हम ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी नए सिरे से इस उम्र में आके वो शुरू करती है। तो इंतज़ार रहेगा अगली एक साथ का। आप ज़रूर देखिए हमारे साथ रिव्यू, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे अगले हफ़्ते कफ़ील की किस्त नंबर 19 और 20 को रिव्यू करने के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारा साथ दीजिए। बहुत ख्याल रखिएगा।